Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh CLAT classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका इस 501 क्वेश्चन की MHCET के लिए स्पेशल सीरीज में। तो हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। A master is liable for the acts committed by his servant in the course of employment. तो ये टॉर्ट लॉ का चैप्टर है जिसको हम जानते हैं विकेरियस लायबिलिटीज। किससे जानते हैं? विकेरियस लायबिलिटी। कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब इसका अगर शॉर्टकट में अगर आपको बताऊं तो क्या मतलब है? करे कोई भरे कोई, है ना भाई? मतलब गलती किसी और की लेकिन जुर्माना कोई और भरेगा। तो ये क्यों है? क्योंकि मास्टर जो है, जो आपका पर्टिकुलर पर्सन है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो जो पर्सन काम कर रहा है, उसका जो सर्वेंट है, उसका जो एम्प्लॉय है, उसका जो एजेंट है, वो पर्सन अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर रहा है। वो सारे काम किसकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं? वो सारे के सारे काम हो रहे हैं सर हमारे मास्टर की मर्जी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे केस में जब भी कभी सर्वेंट से कोई लापरवाही होगी, कोई भी गलती होगी, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मास्टर। चलिए, महेश वॉज अ ड्राइवर वर्किंग इन अ कंपनी लिप्टन एंड कंपनी। वन डे द मैनेजर आस्क्ड हिम टू ड्रॉप अ कस्टमर एट द एयरपोर्ट। ध्यान से समझना, यहां पर महेश जो है वो एक कंपनी में, चाय की कंपनी में काम करता है और उसके मैनेजर ने उसको बोला कि एक हमारा कस्टमर है जिसको एयरपोर्ट छोड़ कर आ जाओ एंड गेट बैक एट द अर्लीएस्ट, और जितना जल्दी हो सके वापस आ जाओ। समझ रहे हो बात को? ऑन हिज वे बैक, जब वो वापस आ रहा था, टू द ऑफिस, ऑफिस की तरफ, फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से जब वो वापस आ रहा था, टू कंप्लीट अ डिलीवरी, he happened to see his fiancée रूपा waiting for a bus to go home। तो उसने रास्ते में देखा कि उसकी जो फियांसे है, उसकी होने वाली जो मंगेतर है रूपा जी, वो बस का वेट कर रही थी। he offered to drop her at home which happened to be close to his office। और उसने उसको ऑफर किया कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको घर छोड़ देता हूं जो मेरे ऑफिस के रास्ते में ही है। She got into the car, वो कार में बैठ गई, and soon, थोड़ी देर बाद ही, देर आफ्टर, the car somersaulted due to the negligence of महेश, और कार जो है somersaulted मतलब पलट गई या फिर कोलाइड हो गई, एक्सीडेंट हो गया। रूपा वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार एंड सफर्ड मल्टीपल इंजरीज। रूपा जो है वो बाहर गिर जाती है और उसको बहुत सारी चोटें भी लग जाती है। सी शॉर्ट कंपनसेशन फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी। अब रूपा जो है वो कहां से कंपनसेशन मांगना चाह रही है? लिप्टन कंपनी से मांगना चाह रही है कंपनसेशन। तो ये देखिए दोस्तों, चार आपके पास ऑप्शन है। अब इन चारों में से आपको सही आंसर क्या लगता है? किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी बताइए दोस्तों, देखो टाइमर निकल रहा है, आपके पास समय बहुत कम है। जल्दी बता दीजिए दोस्तों, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल करने वाले हैं? कैसे, आपको क्या लगता है कि परफेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए? चलिए तो देखते हैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आई होप कि काफी लोगों ने आंसर दे दिया है पहले से ऑलरेडी, और उनके हिसाब से उनका आंसर सही भी होगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है लिप्टन एंड कंपनी शैल बी लायबल बिकॉज महेश वॉज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। सेकेंड ऑप्शन कहता है लिप्टन एंड कंपनी शैल नॉट बी लायबल, महेश वॉज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन ही टुक रूपा इनसाइड द कार।
रूपा गॉट इनटू द कार एट हर ओन रिस्क एंड देयरफॉर शी कैन नॉट सू एनीबडी और नन ऑफ द अबव। अब ध्यान से सुनिए, यहां बात हो रही है, देखिए महेश जो है वो किसके ऑर्डर पर काम कर रहा है, मैनेजर के ऑर्डर पर, और मैनेजर का ऑर्डर किसके थ्रू मिला है, लिप्टन टी कंपनी पर, लिप्टन टी कंपनी की तरफ। तो ये हो गया इसका मास्टर और ये हो गया इसका सर्वेंट, ठीक है। अब मास्टर ने ऑर्डर दिया कि मेरे एक काम कीजिए, मतलब एक पर्सन को छोड़कर आ जाइए। अब एयरपोर्ट से वापस आना है तो वही रास्ता लेकर तो वो वापस आ रहा था, कौन सा उसने दूसरा रास्ता चेंज किया, ऐसा तो कहीं हमें दिखा नहीं। तो इसका मतलब सीधा सिंपल इलाज है सर कि लिप्टन एंड कंपनी लायबल होगी रूपा के एक्सीडेंट के लिए, क्योंकि महेश इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, वो उसी कंपनी का काम कर रहा था। भाई छोड़ कर जाना, एयरपोर्ट छोड़ना, वापस भी तो आना पड़ेगा, वो भी तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ माइनर इज नॉट कंपिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द लॉ विल to its assume that the contract never happened and everything will be resorted to original position। कह रहा है माइनर के द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कानून की नजरों में जीरो है, और कानून ये मानता है कि बिल्कुल जीरो है, कोई मतलब नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट का। A minor girl fraudulently misrepresenting her age entered into a contract with other for the purchase of an expensive bicycle. After the bicycle had been delivered, she refused to pay price for it and argued the non-existence of legally binding contract। तो यहां पर कहता है कि अगर कोई ये एक बच्ची है, माइनर गर्ल है, पहले तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई, एक बाइसिकल खरीद ली, और जब बाइसिकल घर पर आ गई तो पैसे देने में नाटक कर रही है कि मैं तो माइनर हूं, मेरा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों, टाइमर निकल रहा है आपका। जल्दी बता दीजिए, देखो टाइमर निकल रहा है। तो ये हुआ आपका समय सीमा समाप्त। हमने कहा माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीरो है, कानून की नजरों में आप उसको एनफोर्सेबल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सर तकलीफ ये है कि जब कोई माइनर जो है अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करेगा तो ऐसे देखो, यहां पर मेन खेल क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी जीरो है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहां पर दो ऑप्शन होते हैं। अगर मान लीजिए कि अब आपके इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू माइनर को कोई बेनिफिट हुआ तो आप उससे वापस वो बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे। अगर आपने जानबूझकर लापरवाही की है और उस माइनर के साथ जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट किया और माइनर को कोई फायदा हो गया तो आप वो फायदा भी वापस नहीं मांग सकते। लेकिन अगर माइनर मिस रिप्रेजेंट करता है और आपको कोई नुकसान हो जाता है या माइनर को कोई फायदा हो जाता है तो माइनर को हुआ वाला फायदा वापस आपके पास आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सी ऑप्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट तो जीरो है क्योंकि लॉ से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन कोर्ट उस माइनर को डायरेक्ट करेगा कि बाइसिकल वापस लौटाए, क्योंकि माइनर ने जानबूझकर मिस रिप्रेजेंट किया है। समझ रहे हो? अगर माइनर मिस रिप्रेजेंट नहीं करता अपनी एज को, या फिर सामने वाली पार्टी जानबूझकर नेग्लिजेंस कर रही है कि छोटी बच्ची है कोई बात नहीं इसको थोड़ा पोटा देते हैं, तो ऐसे केस में आप फंस जाओगे और वो बाइसिकल भी वापस नहीं मिलेगी। क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है, देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिस्ट व्हेन इट्स ऑब्जेक्टिव बिकम इम्पॉसिबल टू अचीव। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा उसको हम वापस रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। Sunil entered into a contract with Suresh for sale of dog, which at the time of entering into the contract was dead without the knowledge of both the parties. Consequently, Sunil could not sell his dog as per the contract. सुनील ने अपना डॉग बेचने की सोची और वो किसको बेच रहा था? सुरेश को। लेकिन तकलीफ ये हुई कि उन दोनों को ही पता नहीं है कि डॉग जो है वो मर चुका है। तो अब बताइए कि आपकी नजर में इसका रिजल्ट क्या रहेगा? कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से परफेक्ट रहेगा?
चलिए, खतरे की घंटी बज चुकी है और आई होप कि आपने सही ऑप्शन को चूज किया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है देखो सर, जब ऑब्जेक्ट ही इम्पॉसिबल टू अचीव हो जाए ना, कि जिस पर्पज से हम ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, अब वो पर्पज ही पूरा नहीं होगा, हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा, कोई उम्मीद ही नहीं है, तो यहां जब डॉग मर ही चुका है तो वो डॉग कैसे मिलेगा सुरेश को, तो इम्पॉसिबल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव इम्पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो रहेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड फॉर फ्रॉड, फ्रॉड तो बेचारे ने किया नहीं क्योंकि दोनों ही पार्टी को पता नहीं था। और यहां पर सही ऑप्शन होगा ए, कि वॉइड माना जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज इम्पॉसिबल टू अचीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है तो लॉ कहता है कि वो उसके ऑफेंस के लिए, खुद की गलती के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा कि अपने ही खिलाफ वो गवाही दे। कहां पर? कोर्ट रूम के बाहर। कोर्ट रूम में अगर वो अपना गुनाह कबूल करता है तो ये कन्फेशन कहलाता है, लेकिन किसी भी तरीके से टॉर्चर करके उसको इस तरीके से गुनाह कबूल नहीं करवाया जा सकता। Bureau of Investigation often use intravenous barbiturates for interrogations. A militant X, who was the only attacker captured alive by police, was subject to such barbiturates, namely truth serum, and was interrogated. The effect of truth serum is such that it forces the subject to speak the truth irrespective of whether he wants to or not. Was such an action against the principle decide? तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक पर्टिकुलर पर्सन एक्स नाम के आदमी को, जो मिलिटेंट था, उसको अरेस्ट किया और वो लोग उसको सच बोलने की दवा जो है, ट्रुथ सीरम जो है, वो पिलाकर उससे सच बुलवाना चाहते हैं। और यहां पर उन्होंने ऐसा किया भी उसके साथ। तो आपको यह बताना है कि प्रिंसिपल जो कह रहा है, क्या यह काम इसके खिलाफ है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आप इतनी मूवीज देखते हैं जिसमें नार्को टेस्ट भी आपने देखा होगा, तो आप बताइए क्या नार्को टेस्ट लॉ के विरुद्ध है या फिर लॉ के सपोर्ट में है? क्या है आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पर जो इंट्रोगेशन हुई है, ट्रुथ सीरम पिलाकर, नार्को टेस्ट, सच्चाई की दवा पिलाकर, जो भी हुआ होगा, क्या वो ठीक लगता है आपको? कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है या कोई भी पुलिस ऑफिसर है, क्या ऐसा कर सकता है? चलिए तो देखते हैं कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या है। कह रहा है नो बिकॉज गिव द आंसर हिमसेल्फ, कि नहीं, ये जो एक्शन है वो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यस बिकॉज एक्स हैड नो चॉइस बट टू आंसर द क्वेश्चन पोस्टेड टू हिम, कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। सी ऑप्शन कहता है नो बिकॉज एक्स हैड नो नीड टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड ऑफ हिम, कह रहा है कि सी को जरूरत नहीं अपने खिलाफ गवाही देने की, तो ये एक्शन जो है वो गलत है। फिर कह रहा है यस बिकॉज द सीरम फोर्स्ड एक्स टू आंसर ट्रूथफुली इवन इफ ही डिड नॉट वांट टू डू एंड मेक हिम अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो यहां कह रहा है कि प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आप ये बताइए कि क्या इनका जो एक्शन है, सच्चाई की दवा, ट्रूथ सीरम पिलाकर उसी के खिलाफ बयान लेना, क्या वो सही है? या तो यहां पर कह रहा है कि देखिए ये रहा,
The effect of truth serum is such that it forces the subject to speak the truth irrespective of whether he wants to or not. Was such an action against the principle? क्या ये एक्शन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है? तो हाँ सर, ये एक्शन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, क्योंकि यहां पर उसकी विलफुली, उसकी मर्जी के बिना आप उससे इंटरोगेट इस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि नार्को टेस्ट के लिए भी कोर्ट की परमिशन लगती है। अगर कोर्ट उसको अलाउड करता है तभी आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट उस पर्टिकुलर कैदी पर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सिटीजन शैल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 इक्विटी एंड जस्टिस बिफोर द लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह वगैरह। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट जो है, यहां आर्टिकल 12 में इंडिया को भी स्टेट बोला गया और हर एक राज्य को भी अलग अलग स्टेट की तरह ट्रीट किया गया। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो कौन नहीं कर सकता? स्टेट नहीं कर सकता। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी दवाखाना, सरकारी स्कूल, सरकारी कोई भी जगह में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश इज अ बैकवर्ड रीजन वेयर द स्टेट ऑफ वुमन वॉज पिटिएबल. Women were not allowed to go to the work, abuse was rampant and the crime rates against women in this state were highest in the country. एक पर्टिकुलर प्रदेश है जहां पर वुमेन की स्थिति बहुत खराब है, ना तो उनको काम पर जाने दिया जाता है और उनको बहुत तरीके से टॉर्चर किया जाता है, और वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम बहुत हाईएस्ट है पूरी कंट्री में। To improve the situation of women, the state decide to provide for reservation of women in government aided education institute. कि यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वहां पर वुमेन को थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाए ताकि उनकी और स्थिति सुधर जाए। This reservation was challenged on the ground of violation of right to equality to of man. Can be challenge be successful? तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई कि ये आदमियों के खिलाफ है। तो आप बताइए कि क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है या नहीं है? चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहले मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूं। यहां क्या कह रहा है कि भाई हर एक सिटीजन को बराबर बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए लॉ के सामने, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रदेश में इस तरीके की सिचुएशन थी कि वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए इस तरीके का हमें कदम उठाना पड़ा। तो ये कह रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये चैलेंज, क्या? नो, एज द वुमन इन अ प्रदेश डिड नॉट हैव इक्वल राइट एज ऑफ अ मैन एंड द स्टेट कुड मेक लॉ फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमन टू अपलिफ्ट देम टू एन इक्वल स्टेटस, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाँ ये सही नहीं है। यस, एज द स्टेट कुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. नो, बिकॉज प्रोवाइडिंग फॉर एजुकेशन इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन. यस, बिकॉज वुमन बिलोंग टू द किचन. अब यहां पर कह रहा है कि हर एक सिटीजन को बराबर बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए, किसी भी ग्राउंड पर, रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह पर कोई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी पर्टिकुलर रेस को, कास्ट को अपलिफ्टमेंट करने के लिए इस तरीके का रिजर्वेशन दिया जाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। तो यहां पर सही ऑप्शन अगर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाऊं तो वो है बी। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करूं तो वो है
बी, कि भाई सही आंसर तो इसका बी होना चाहिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रिंसिपल अधूरा है, पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है, तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ए। तो अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, तो आप दोनों में से कोई भी भरेंगे तब भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट पे नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर प्योरली प्रिंसिपल पे बात करूं तो सिर्फ आंसर बी ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। मैंने दोनों पॉइंट बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्टिंग समवंस मूवमेंट इन सच अ मैनर दैट ही कैन नॉट लीव ऑन हिज ओन विल अमाउंट टू अनलॉफुल डिटेंशन। कह रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेस्ट्रिक्ट करना उसकी मूवमेंट को इन सच अ मैनर दैट ही कैन नॉट लीव ऑन हिज ओन विल, कि वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकता कहीं पर भी, इसको हम अनलॉफुल डिटेंशन बोलते हैं। ए गोज टू बैंक एंड रॉब्स इट, he run away with the money and hides in his house. The police get to know and come searching for A. They arrest him and put him in jail. क्या कह रहा है कि उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, और ऊपर प्रिंसिपल अलग बात कर रहा है। तो बताओ दोस्तों सही आंसर क्या होना चाहिए? चलिए प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को रेस्ट्रिक्ट किया उसकी मूवमेंट को, कि वो कहीं पर भी नहीं जा सकता अपनी मर्जी से, तो उसको हम अनलॉफुल डिटेंशन कहता है। ए जो है वो बैंक में जाता है, उसको लूटता है, फिर वहां से भाग जाता है, अपने घर में छुप जाता है पैसों के साथ, पुलिस उसको ढूंढती है और पकड़कर जेल में डाल देती है। तो यहां डिटेंशन तो है लेकिन अनलॉफुली नहीं है, तो ए इज नॉट अनलॉफुली डिटेन्ड। समझ गए? क्योंकि उसको पर्टिकुलर क्राइम के सस्पेक्ट के लिए पकड़ा गया है, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए पकड़ा गया है। डन? चलिए प्रिंसिपल देखते हैं। Whenever an offense has been committed, whoever harbors or conceal a person whom he know or has reason to believe to be the offender with the intention of screaming him from a legal punishment shall be guilty. कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई ऑफेंस करता है और जो कोई दूसरा आदमी उसको छुपाता है, हार्बर करता है, प्रोटेक्ट करता है, छुपा कर रखता है, तो ऐसा पर्सन अगर उसको जो छुपा रहा है उसको ये पता हो या फिर वो इस बात पर यकीन रखता हो कि ये आदमी गुनहगार है और जानबूझकर उसको छुपाने की कोशिश करता है, तो वो आदमी भी गिल्ट माना जाएगा, वो पर्सन भी गुनहगार माना जाएगा। Abhinav and Animesh are good friends and have known each other for a long time. On a dark and stormy night, Abhinav came to Animesh with a bottle of whiskey as the two friends were used to drinking together. After a few drinks, everyone was jolly and Animesh asked, "What are we drinking for?" तो यहाँ पर दोनों दोस्त एक दूसरे के एक बंदा दूसरे के घर पर आया है, बहुत काली अंधेरी घनी रात है, और अनिमेश जो है, अभिनव जो है वो उसके घर पर आया बॉटल ऑफ विस्की के साथ, दोनों बैठकर दारू पीते हैं। कुछ समय के बाद में सब जॉली हो जाते हैं वहां पर बैठे हुए लोग। तो अनिमेश पूछता है, जिसके घर पर वो आया ना, अनिमेश पूछता है कि हम क्यों पी रहे हैं। टू विच अभिनव रिप्लाइड, और अभिनव जवाब देता है, आई जस्ट रॉब अ बैंक, मैंने अभी अभी एक बैंक लूटा है। एट विच बोथ फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग एंड अनिमेश सेड गुड वन, और अनिमेश कहता है अरे वाह भाई बहुत बढ़िया। After a few minutes, the police came and arrested Abhinav. Is Animesh guilty of harboring a fugitive? Decide. हार्बरिंग अ फ्यूगिटिव मतलब किसी पर्टिकुलर सस्पेक्ट को छिपाने का जुर्म इस आदमी ने किया है क्या? अनिमेश ने। बहुत सिंपल आंसर है, बहुत ही आसान आंसर है। अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो जल्दी बता दो दोस्तों। देखो टाइमर शुरू हो गया भाई, टाइमर खत्म हो जाएगा अभी फटाफट।
टाइमर निकल रहा है भाई, जल्दी देखो, स्पीड रखो थोड़ी सी। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। यहां पर कह रहा है कि जो कोई छुपाएगा जानबूझकर या ये जानते हुए कि वो पर्टिकुलर पर्सन मुजरिम है, तब वो शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। लेकिन यहां पर तो अभिनव जब घर पर आया था तो अनिमेश को कोई आइडिया नहीं था। तो अब देखिए, पहला, अनिमेश इज गिल्टी बिकॉज ही न्यू अभिनव रॉब्ड। नहीं सर, अनिमेश को तो पता ही नहीं था। अनिमेश नॉट गिल्टी एज ही वॉज ड्रंक, वो दारू की नशे में था तो इसलिए उसको कोई गिल्टी नहीं माना जाएगा। अनिमेश इज नॉट गिल्टी एज ही थॉट दैट वॉज अभिनव सेड वॉज अ जोक, उसको लगा ये मजाक कर रहा और उसको सीरियसली कभी लिया ही नहीं। समझ रहे बात को? अगर कोई भी पर्टिकुलर आपका पुराना दोस्त आपके घर पर बैठा है, खाना खा रहा है, और वो आप उससे पूछ रहे हो कि भाई आज इतना खुश लग रहा है, क्या बात है? कि भाई यार बहुत पैसा है, किसी आदमी को लूट कर आया हूं, क्या आप उस बात पर यकीन करेंगे? नहीं ना। तो उसने तो एज अ जोक लिया, उसने इस बात को कभी बिलीव ही नहीं किया, तो इसीलिए उसने जानबूझकर उसको अपने घर में नहीं छुपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस एक्सेप्ट द प्रिपरेशन ऑफ मर्डर if the preparation is for that specific offense of murder which eventually takes place। कह रहा है किसी भी ऑफेंस की प्रिपरेशन जो है वो खुद ऑफेंस नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर आप मर्डर के लिए, किसी के मर्डर के लिए प्रिपरेशन करते हो और वो स्पेसिफिक ऑफेंस ऑफ मर्डर वाकई में टेक प्लेस हो जाता है, मतलब वो काम आप कर लेते हो प्रिपरेशन के बाद में, तो वो ऑफेंस माना जाएगा। रामेश्वर कीप पॉइजन हाउला इन हिज हाउस विशिंग टू किल बिनॉय। ये हाउला नाम का एक जहर होता है, ठीक है, और ये रामेश्वर जो है वो अपने साथ में, अपने घर में एक हाउला नाम का पॉइजन रखता है। और क्यों? ताकि वो बिनॉय को मार सके। whom he invited to a party and to whom he wishes to give it। ठीक है, जिसको उसने अपने घर पर पार्टी में बुलाया और वो चाहता है कि वो उसको ये जहर दे दे। Unknown to रामेश्वर, his only son take the howla and dives। अब रामेश्वर को पता नहीं, और उसका बेटा जो था उसको लगा कुछ अट्रैक्टिव सा फूल है, कुछ है, तो उसने खा गया और बच्चा मर गया। तो अब इस केस में बताइए, रामेश्वर ने मर्डर किया, नहीं किया? क्या होना चाहिए आपका आंसर? आपको क्या लगता है इसका परफेक्ट जवाब क्या है? तो यहां जिस पर्टिकुलर पर्पस से उसने वो जहर अपने साथ में रखा, अपने घर में रखा, वो पर्पस तो पूरा हुआ ही नहीं ना। बिनॉय को तो कुछ हुआ ही नहीं, बिनॉय तो उस कैटेगरी में ही नहीं आ रहा। ये तो गलती से उसके खुद के बच्चे ने ही खा लिया। तो अब बताइए, क्या बच्चे के मर्डर के लिए रामेश्वर रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? इन द आईज ऑफ लॉ, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कानून के हिसाब से सोचना है, यहां भावनाओं में नहीं बहना है। चलिए, हमारा पूरा प्रिंसिपल इस बात पर है कि मर्डर की बात हो रही है, प्रिपरेशन ऑफ मर्डर की। रामेश्वर लायबल? नो सर, रामेश्वर इज नॉट लायबल फॉर मर्डर। वो आदमी मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल है, इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, whoever abate in the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है और पता चल जाए कि इस आदमी को सुसाइड के लिए उकसाया किसने है, भड़काया किसने है, अबेटमेंट मतलब भड़काना, उकसाना, तो जिस आदमी ने उसे भड़काया होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी किसी भी तरीके की इंप्रिजमेंट, चाहे वो सिंपल हो चाहे रिगेरियस इंप्रिजमेंट हो, जिसको 10 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, एंड ऑल्सो फाइन। तो मतलब फाइन तो देना ही है, फिक्स है।
A person abate the doing of thing who intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. यहां अबेटमेंट की डेफिनेशन बताई है कि अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी इंटेंशन से वो काम किसी और से करवाना चाहता है, इसीलिए उसको उकसाता है, भड़काता है, तो ये अबेटमेंट कहलाएगा. SKR was a famous Bollywood star who acted in a lot of movies and made a huge amount of money. There were a lot of rumors in the film industry that SKR was a notorious womanizer and had illicit relationship with a lot of female co-stars. यहाँ पर एक तरीके की रूमर्स फैले हुए हैं कि SKR जो है वो बहुत शैतान है, मतलब वुमनाइजर है, लड़कियों को छेड़ने वाला, वुमन पे अत्याचार करने वाला, और उसके बहुत सारे इलिसिट रिलेशनशिप है, नाजायज संबंध है फिल्म को स्टार के साथ में. SKR often dismissed all these rumors in public, saying that he was a happily married man and all of this was just way adopted by the media to tarnish his image. और ये सारी चीजें मीडिया में इसीलिए उछाली जाती है ताकि उसकी पर्टिकुलर इमेज को तार तार कर दिया जाए. During the filming of movie Kerala Express, SKR was photographed by a photographer of the Lives of India, a leading gossip newspaper, kissing his co-star CP. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केरला एक्सप्रेस में जब मूवी की शूटिंग हो रही थी तो उसका एक फोटोग्राफ बाहर आया पब्लिक में, जहां पर वो अपनी को स्टार को किस कर रहा था. The Lives of India published this same image along with a background story with the chief editor and owner BB being the author of the article. On reading this, SKR committed suicide by jumping off the roof. Is BB guilty of committing abatement of suicide? Decide. तो यहाँ पर SKR ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके खिलाफ इस तरीके की बात सामने आई. तो क्या जिन लोगों ने ये फोटो छापी थी या जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी इमेज क्रिएट की, क्या वो लोग इस पर्टिकुलर सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है? जल्दी बता दीजिए दोस्तों, क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? याद रखना दोस्तों कि हमारा प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप इंटेंशनली किसी को सुसाइड करने में भड़काते हैं, आपका मेन इंटेंशन यही है, तब आप गिल्टी ऑफ सुसाइड ऑफेंस होंगे, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस होंगे, नहीं तो नहीं. चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का एक छोटा सा पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, अबेट द डूइंग ऑफ थिंग हु इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल. समझ रहे हो, जानबूझकर उसमें मदद करना चाहता है कि ये मर जाए. तो यहां बीबी का ऐसा कोई इरादा नहीं था. इज नॉट गिल्टी बिकॉज हिज एक्ट ऑफ पब्लिशिंग द स्टोरी वाज नॉट इंटेंडेड टू एड इन द एसकेआर सुसाइड. उन्होंने कभी इस तरीके का इंटेंशन नहीं चाहता. समझ रहे हो? चलिए आज का आखिरी सवाल, causing damage to someone's body resulting in any permanent damage or mark amounts to betray. अगर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर, किसी भी इंसान के शरीर पर आप इस तरीके से चोट करते हो, डैमेज करते हो कि या तो परमानेंट डैमेज हो जाए या फिर कोई निशान छूट जाए, तो वो बेट्राय कहलाएगा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब यहां पर कौन है? 4 and R go to a bar and order whiskey. यहां पर अपन कर देते हैं इसको A and B ताकि आपको क्वेश्चन समझने में तकलीफ नहीं होगी. ए एंड बी जो है वो बार में जाते हैं और विस्की ऑर्डर करते हैं. बी जो है फिनिश कर लेता है विस्की किससे? ए से पहले, और उस पर हंसता है कि अरे तेरे से पिया ही नहीं गया. लाफिंग अलोंग विथ बी. लाफिंग अलोंग विथ बी का मतलब ए भी उसकी हंसी में शामिल है, मजाक में शाद है. ए ट्राइज टू गिव बी अ कॉन्ग्रेचुलेशन हाई फाई. अब यहां पर वो कहता है ना, ए जो है वो कोशिश करता है बी को हाई फाई देने की. He missed the hand and hits B in the face, which result in a small cut above his eye. तो अब उसका हाथ बेचारे का चूक जाता है और उसकी आंख पर लग जाता है और एक छोटा सा कट आ जाता है आंख के पास. B go to the doctor who tells him it is just a minor cut but is deep and will leave a scar. तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब कहता है कि है तो छोटा मोटा ही घाव लेकिन ये स्कार छोड़ जाएगा, निशान छोड़ जाएगा. बी जाता है पुलिस के पास एंड फाइल केस ऑफ बेट्राय के सर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसने बेट्राय किया.
यहां पर है डैमेज टू समवन बॉडी रिजल्टिंग। चलो देखते हैं कि आप इसमें कितना दिमाग लगा पाते हैं। जल्दी बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए फटाफट एकदम स्पीड में। सिर्फ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गौर करना है, सिर्फ प्रिंसिपल पे फोकस रहना है आपको। अगर आप बेट्राय की डेफिनेशन देखेंगे तो बेट्राय जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में भी आता है और बेट्राय टॉर्ट में भी आता है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप अच्छे से समझे तो ट्रेसपास का जो केस होता है, जो टॉर्ट लॉ में हम पढ़ते हैं, तो ट्रेसपास दो तरीके के होते हैं, ट्रेसपास टू गुड्स, ट्रेसपास टू पर्सन। ट्रेसपास टू पर्सन में भी बेट्राय है, आपका असॉल्ट है और फॉल्स इंप्रिजनमेंट है, तीन चीजें हैं। तो बेट्राय की डेफिनेशन हमें वहां पर भी मिलती है। तो टॉर्ट में तो हम इंटेंशन चेक ही नहीं करते, समझ रहे हो मेरी बात को। टॉर्ट लॉ में तो हम इंटेंशन चेक ही नहीं करते। तो अगर टॉर्ट लॉ की बात करूं, क्योंकि ऊपर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि क्या उसने क्राइम किया या नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटी में जाऊंगा तो बेट्राय नहीं है, लेकिन टॉर्ट लॉ की बात करूं तो यस, ए इज लायबल फॉर बेट्राय, ए ने बेट्राय किया है। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, वी विल मीट द नेक्स्ट क्लास विद अनदर क्वेश्चन आंसर। तब तक लेटर, बाय बाय, सी यू।